वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज में 220 वोल्ट तो थ्री फेज में 660 वोल्ट क्यों नहीं होता। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा थ्री फेज में 660 वोल्ट क्यों नहीं होता। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये समझना है कि हमारा जो फेज वोल्टेज होता है और लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है। तो हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये डायग्राम हमारा स्टार कनेक्शन डायग्राम है। ये हमारा स्टार कनेक्शन में हमारा एक न्यूट्रल मिलता है हमें और हमारे तीन फेज होते हैं। हम अगर आर फेज और न्यूट्रल के बीच के जो वोल्टेज होता है वो मेजर करते हैं या फिर मेजर करते हैं तो उसका जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, हमारा फेज वोल्टेज होगा दोस्तों। या फिर हमारा न्यूट्रल और वाई के बीच का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा। मतलब किसी भी फेज और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज हमारा वैल्यू आती है, वोल्टेज वैल्यू, वो हमारी फेज वैल्यू होती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं लाइन वैल्यू की या फिर लाइन वोल्टेज की। जब हमारे दो फेज, केवल फेज हो, उसमें हमारा न्यूट्रल वहाँ पर ना हो, तो उनके बीच का जो वोल्टेज होता है दोस्तों वो क्या होता है, हमारा वोल्टेज लाइन वोल्टेज होता है दोस्तों। हमारा वो जो लाइन वोल्टेज हमारा क्या होता है, किसी भी दो फेज के बीच में जहाँ पे न्यूट्रल ना हो उसके बीच का जो वोल्टेज निकालेंगे वो हमारा लाइन वोल्टेज होगा हमारा। जैसा कि अगर हम स्टार कनेक्शन में भी अगर हम बात करें आर और वाई के बीच का अगर हम वोल्टेज मेजर करें तो जो ये वोल्टेज आएगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, लाइन वोल्टेज होगा। लाइन वोल्टेज सीधा हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी लाइव वायर, लाइव किसे कहते हैं, जिसमें हमारा फेज फ्लो होता है, फिर जिस डायरेक्शन से हमारा फेज जाता है वो हमारा लाइव वायर होता है। किसी भी दो लाइव वायर के बीच का जो वोल्टेज होता है वो हमारा लाइन वोल्टेज होता है और किसी भी लाइव और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होता है वो हमारा फेज वोल्टेज होता है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो 660 वोल्ट होता है ये क्यों नहीं आता थ्री फेज में। सबसे पहले हम एक डायग्राम ले लेते हैं। इस डायग्राम में अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा जो फेज वन है, अगर फेज वन की बात करें और फेज टू की बात करें, जब हमारा फेज वन और फेज टू पीक पर होता है उस समय हमारा जो फेज थ्री होता है, या फिर ये ब्लू वाला फेज बात करें, हमारा ब्लू फेज या फेज थ्री की बात करें तो उस टाइम पे ये जीरो होता है। आप यहाँ पे देख रहे हो -1 है। जब ये दोनों हमारे पॉजिटिव में हमारे पीक पर होते हैं तो ये दोनों नेगेटिव होते हैं, या फिर ये जो हमारा थर्ड वोल्टेज होता है वो जीरो होता है। ये हर कंडीशन में अप्लाई होता है दोस्तों। अगर हम सेकेंड फेज और थर्ड फेज की बात करें तो अगर ये दोनों पीक पर होंगे तो हमारा फिर से क्या होगा, जो फर्स्ट फेज होगा वो जीरो हो जाएगा। हम इसको दूसरे डायग्राम से थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। दूसरा डायग्राम हम देखते हैं दोस्तों। इसमें हमारा फर्स्ट फेज और ये सेकेंड फेज, जब ये दोनों पीक पर हैं तो आप अगर इनके यहाँ से एक सीधी लाइन डाल दें तो यहाँ तक हमारा जो है ये थर्ड फेज जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। इससे ये समझ में आता है कि हमारा जो थ्री फेज सिस्टम होता है उसमें कभी भी तीनों फेज एक साथ नहीं होते दोस्तों। उसमें हमेशा दो फेज ही एक साथ काम करते हैं। अगर हमारे दो फेज उपस्थित होंगे तो हमारा जो तीसरा फेज होगा वो हमेशा वहाँ से अनुपस्थित होगा या फिर वो नेगेटिव होगा दोस्तों। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसीलिए हमारा जो वोल्टेज निकालते हैं दोस्तों, हमेशा हम किसी भी दो फेज के बीच में निकालते हैं। तीनों फेज के बीच में एक साथ वोल्टेज नहीं निकालते दोस्तों। इसलिए हमारा जो वोल्टेज होता है वो 440 होता है दोस्तों, 660 नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करेंगे हमारा जो थ्री फेज सिस्टम होता है उसमें √3 से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, और वेक्टर एडिशन के बारे में, और थ्री फेज में 440 वोल्ट कैसे होता है, और थ्री फेज का जो एंगल होता है वो कितना होता है, कैसे होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमें मालूम है, अगर हमारे दो फेज पीक पर होते हैं तो जो हमारा तीसरा फेज होगा वो जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो अगर हम ब्लू और येलो की बात करें, इस इमेज में अगर हम ब्लू और येलो की बात करें, अगर इन दोनों के बीच का फेज वैल्यू निकालनी हो या फिर वोल्टेज निकालना हो दोस्तों, इन दोनों का अगर हमें वोल्टेज मान लीजिए इसका 220 है, इसका भी 220 है, तो अगर हमें ब्लू फेज और जो येलो फेज है इन दोनों के बीच में अगर हमें वोल्टेज मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम इन दोनों के सिरों को आपस में मिला दें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा दोस्तों। और ये जो रिजल्टेंट होगा या फिर कहें मिलाने वाली जो लाइन होगी, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, इनके बीच में, इन दोनों के फेज के बीच में जो वोल्टेज आएगा उस वैल्यू की जो बराबर होगा दोस्तों। तो जैसा कि हमें मालूम है इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा जो कि हमें यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दें तो जो परपेंडिकुलर है ये क्या करेगा, इसके एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60, और ये परपेंडिकुलर है दोस्तों तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। इसी तरह से हमारे जो ट्रायंगल होता है उसके टोटल कोण जो होते हैं या फिर टोटल एंगल की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 180 होती है। तो अगर 180 - 90 + 60 कर दें तो कितना आएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी इस
ट्रायंगल की वैल्यू। अब इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर रख लेते हैं, मान लीजिए हमारा ये ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया और ये जो हमारा हो गया कर्ण इसके लिए। तो इसकी वैल्यू हमें 220 मालूम है दोस्तों। हमें निकालना है क्या दोस्तों, ये बेस निकालना है हमें, क्योंकि हमें इस टोटल की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम हाफ की वैल्यू निकालेंगे तो इंटू 2 करके इस टोटल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल के इस बेस की वैल्यू निकालेंगे, मतलब हमें इस बेस की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। अब बेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि हमें बेस निकालना है, जैसे आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, तो ये जो होता है लंब बटे कर्ण, ये साइन के लिए होता है, साइन थीटा के लिए। ये आधार बटे कर्ण दोस्तों क्या होता है, कॉस थीटा के लिए होता है। और जो ये लंब बटे आधार होता है ये टेन थीटा के लिए होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा पहला क्वेश्चन था कि हम इसमें कॉस थीटा ही क्यों यूज करते हैं दोस्तों। तो कॉस थीटा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि लंब बटे कर्ण अगर यहाँ पे करेंगे तो हमें लंब तो निकालना नहीं है और कर्ण हमें मालूम है, तो हमें लंब तो निकालना नहीं, इसमें हमें निकालना है बेस। अगर हम टेन थीटा लगाते हैं तो ये क्या आएगा, लंब बटे आधार, मतलब हमें लंब भी नहीं मालूम है, आधार भी नहीं मालूम है। इस तरह से हम इन दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब हम बात करते हैं कॉज की। तो कॉस थीटा में दोस्तों क्या होता है, आधार बटे कर्ण दोस्तों। तो हमें निकालना है आधार और कर्ण की वैल्यू दे रखी है दोस्तों। तो अब हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। कॉस थीटा इजकल टू आधार बटे कर्ण दोस्तों। जैसा कि कॉस थीटा की वैल्यू हमें मालूम है कॉस 30, ठीक है दोस्तों, ये हमें कॉस 30 मालूम है, इसकी वैल्यू ये है 30 डिग्री। और कॉस 30 की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, √3/2। तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं और हमारा जो ये कर्ण है इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 220। या फिर हमें वैल्यू पुट करने के बाद हमें एक ये इक्वेशन मिल जाती है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आधार इधर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा दोस्तों। तो आधार इजकल टू हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, ये आधार की वैल्यू क्या आ गई, √3/2 इंटू 220, मतलब 220 हमारा जो एक सिंगल फेज की वोल्टेज आ रही थी दोस्तों। अब हमारा जो बेस था वो क्या था, इस कर्ण का, ये कर्ण जो आप देख रहे हैं ये कर्ण, इस कर्ण का आधा था हमारा। तो अगर हमें पूरा निकालना है तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो बेस है इस बेस का हाफ है, मतलब ये a/2 यहाँ लिखना था हमें, लेकिन हमने a माना था तो हमने यहाँ पे a कर दिया। तो अगर इस बेस की वैल्यू हमारी क्या थी दोस्तों, 1/2 थी, तो इंटू 2 कर देंगे तो 1 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी दोस्तों ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब ये हमारा जो कर्ण निकला था इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू 220। और 220 दोस्तों हमारा क्या था, सिंगल फेज, इसलिए हमारा जो √3 होता है, आप जो हमारा क्वेश्चन था कि √3 कहाँ से आता है, या फिर हम 3 फेज लाइन में हमेशा √3 या 1.732 से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं दोस्तों। 1.732 जो होता है ये √3 की वैल्यू होती है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर जो √3 आता है वो हमारा इस तरह से आता है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर नहीं हुआ है आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों।